आइए देखिए, आज केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर चालू होगा बाबू, है ना। आइए, चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक, है ना बाबू। कार्बन और इसके यौगिक, अभी तक के आप जितना चैप्टर पढ़े हैं उसमें सबसे बढ़िया चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी आप ये चैप्टर के रूप में मिल रहा है। 11th-12th में ये एक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। देखिए, जानते हैं बाबू कार्बन के बारे में थोड़ा सा, है ना। कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन क्या है? तत्व है ना बाबू। कैसा तत्व है? धातु की अधातु? अधातु है। हम बताए थे जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो धातु कहलाएगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाएगा? अधातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में लमसम 4 इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाएगा? उपधातु, है ना। चलिए आइए देखिए, हम बताए थे तत्व 3 प्रकार का, धातु, अधातु और एगो उपधातु। तो ये अधातु है। देखिए, ये धातु है बाबू। इसमें इसका परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या कितना है बाबू? कितना नंबर पर है? 6 पर। परमाणु संख्या कितना है? 6। परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना है बाबू? कितना है? 12 और 14 है। इसमें देखिए, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका? तो ये देखिए, ये परमाणु संख्या 6 है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 और 4 होगा। ये कौन सा बंधन बनाता है? हम बताए थे बंधन 2 प्रकार के पढ़ाए हैं, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन पढ़ाए हैं। तो देखिए, ये जो बंधन बनाता है ये सहसंयोजक बंधन बनाता है ना। सहसंयोजक बंधन बनाता है बाबू। ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। हो गया। अब देखिए, इसकी संयोजकता कितना है भाई? संयोजकता कितनी है? संयोजकता कितना है? तो इसकी संयोजकता 4 है। इसकी संयोजकता कितना है? कार्बन कैसा तत्व है? अधातु तत्व है। परमाणु संख्या कितना है बाबू? 6। द्रव्यमान संख्या कितना है? 12 और 14। इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? 2 और 4। कौन सा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन। इसकी संयोजकता कितना है? 4। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में या को कहिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है ना। कार्बन की मात्रा कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है बाबू? लिखिएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्साइड की मात्रा कितना है भाई? तो 0.03%। 0.03% है बाबू, है ना। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, है ना। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की मात्रा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के
लिखिएगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की मात्रा कितना है बाबू? 0.3% है ना। एक और लिखिएगा, पृथ्वी पर कितना है भाई? पृथ्वी पर कितना है लिखिएगा, कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है ना। पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा है ना, पृथ्वी पर कार्बन 0.02% पाया जाता है ना। चलिए, पाया जाता है। चलिए आइए, इतना से आपको 1 नंबर की क्वेश्चन आ जाएगी। इतना में आपका 1 नंबर धरा हुआ है। आपका किस्मत खराब रहेगा तभी ये नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा 1 नंबर। इतना क्वेश्चन में 1 नंबर आ जाना है। पूछेगा कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 या 14, इलेक्ट्रॉन की विन्यास 2-4, बंधन कौन सा बंधन बनाता है? सह संयोजक बंधन है ना। संयोजकता कितना है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की मात्रा कितना? 0.03%। पृथ्वी पर कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। इससे आपका 1 क्वेश्चन तो आना तय है। अब देखिए, ये हुआ केवल कार्बन की बात हुआ है ना, ये केवल हुआ कार्बन के। अब इसके यौगिक की बात करते हैं है ना। अब इसके यौगिक की बात करते हैं तो लिखिए, हेडिंग डालेगा कार्बनिक यौगिक का महत्व है ना। हेडिंग डालेगा कार्बनिक यौगिक का महत्व। देखिए, कार्बनिक यौगिक का महत्व। आइए, पहला क्लास है बाबू है ना। कार्बनिक यौगिक का महत्व। देखिए, कार्बनिक यौगिक का महत्व, हम सुबह से शाम तक लमसम जितना वस्तुएं उपयोग करते हैं सब कार्बन के बना होगा। पेन जलेगा, पेन कि नहीं हैं? जलेगा। कपड़ा जलेगा कि नहीं? जलेगा। आप मुँह धोते हैं, ब्रश भी किसका है? कार्बन का, वो भी जलेगा। पेस्ट है, पेस्ट जो धोते हैं पेस्ट, वो भी जलेगा। नहाने के बाद क्या करते हैं बाल में? कंघी, या जितना प्लास्टिक का मग है, बाल्टा है, सब क्या है? कार्बनिक। मैंने सुबह से शाम तक जितने चीज़ें आप उपयोग करते हैं उसमें 95 या 98% सब किसका बना होता है? कार्बन का। जितना भी वस्तु आप उपयोग कर रहे हैं लमसम सब कार्बन का बना होता है, सब कार्बन का बना होता है। तो कार्बनिक सब कार्बन का बना हुआ है। और कार्बन को जो कार्बन के जो यौगिक बनते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं है ना। तो आप सुबह से शाम तक जितना भी लमसम उपयोग करते हैं, जो पहने हुए हैं, जो भी टोटल कहिए कि एक लाइन में जो जलता है, अब देख लेना क्या क्या जलता है। जो जलता है सब कार्बन है, सब के सब क्या है? कार्बन है ना। तो लिख सकते हैं कि हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। हम सभी कार्बनिक यौगिकों से घिरे हुए हैं। हम सभी कार्बनिक यौगिकों से घिरे हुए हैं है ना। हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। हम सभी, अब पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक का महत्व बताइए, तो आराम से लिख सकते हैं कि हम अपना जितना भी लमसम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, सब किससे उत्पन्न होता है? कार्बनिक यौगिक है ना। तो हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं है ना।
अगला पॉइंट, वे वस्तु जो जल सके उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे वस्तु जो जल सके उसे कार्बन कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। वे वस्तु जो जल सके उसे कार्बन कहते हैं। अब जैसे बाबू लिखेगा, जैसे सुबह से शाम तक जितना भी वस्तु हम उपयोग करते हैं बाबू सब कार्बन बना हुआ है ना। लिखे, हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। वे वस्तु जो जल सके उसे कार्बन कहते हैं। जैसे कपड़ा, डीजल, पेट्रोल, मग, बाल्टा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट है न। जैसे कागज़, कपड़ा, साबुन, प्लास्टिक, बाल्टी है न, पेट्रोल, डीजल, किरासन, टूथपेस्ट इत्यादि। आपको जो ना लगे कि ये नहीं जलेगा तो जला के देखना, टूथपेस्ट भी जलेगा। टूथपेस्ट भी क्या होता है, जलेगा। टूथपेस्ट भी जलेगा, प्लास्टिक भी जलता है ना, साबुन भी जलेगा। जलाइए तो सही, साबुन भी जलेगा है नहीं। प्लास्टिक तो जितना है सब जलेगा। कपड़ा तो जलवे करता है, पुआल जलवे करता है, मैंने पेट्रोल डीजल तो जलता ही जलता है। तो सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है नहीं। देखिए अब ये सब बात हो रही थी लोगों के बीच में। कार्बनिक यौगिक लमसम दुनिया में लमसम एक 2 करोड़ से ऊपर कार्बनिक यौगिक बन चुका है। लमसम दुनिया में 1-2 करोड़ से ऊपर कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है। लेकिन क्या शुरुआत में कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं हुआ था। शुरुआत में कोई कहता था कि कार्बनिक यौगिक होता ही नहीं है, और जो होता है तो भगवान के द्वारा बनाया जाता है, आदमी कोई बना नहीं सकता। अब ये जानने के लिए हमको एक पढ़ना पड़ेगा टॉपिक है न, जीवन शक्ति का सिद्धांत। लिखिएगा, हेडिंग डालेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत है न। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत जीवन शक्ति का सिद्धांत। देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत ये कब दिया गया था, तो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था ये 1815 ईस्वी में दिया गया था। ये 1815 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, पूछेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा। जीवन शक्ति सिद्धांत कब दिया गया था, 1815 ईस्वी में दिया गया था। अब ये जब हम लोग या जब इंसान कहिए डेवलप नहीं हुआ था, केमिस्ट्री की दुनिया में डेवलप नहीं हुआ था, विकास केमिस्ट्री का नहीं हुआ था, तो उस समय लोगों को पता नहीं था कि यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, सब जानता नहीं था। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था बर्जीलियस। इसका नाम क्या था, बर्जीलियस। वो आए और लोगों को बीच बताए, देखिए कार्बनिक यौगिक होता नहीं है। कार्बनिक यौगिक जो है वो अदृश्य शक्ति के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा बनाया जाता है, वो भी सजीवों में, मृत में नहीं, सजीवों में बनता है। और सजीवों में जो कार्बनिक यौगिक बनता है वो किसके द्वारा बनता है, अदृश्य शक्ति के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा है न। भगवान के द्वारा जो बनता है उसी का नाम क्या दिया गया, जीवन शक्ति सिद्धांत। लेकिन इसी का एक विद्यार्थी था, ये तो था टीचर, विद्वान, मैंने अपने आप को टीचर मानता था, लेकिन इसी का एक विद्यार्थी आया बोहलर। इसी का ये गलतफहमी में क्या किया, गलतफहमी में जो कार्बनिक यौगिक जो बना सजीवों का अलावा पहला कार्बनिक यौगिक बना, उसका नाम बनाया था, उसका नाम था बोहलर। उसका नाम क्या था, बोहलर। बोहलर क्या किया, एक दिन ऐसे ही प्रयोगशाला में बैठल था, कोई सामान लेकर के बेचारा वो अमोनियम साइनेट एक तत्व अथी है, यौगिक है, उसको लेकर के वो गर्म किया। और गर्म किया ना, जैसे ही गर्म किया तो बन गया वो अकार्बनिक था, और जैसे ही उसको गर्म किया बन गया कार्बनिक। तो कार्बनिक बन गया, मतलब कार्बनिक यौगिक का क्या हो गया, वो
निर्माण किया। तो पहला कार्बनिक यौगिक जो बोहलर ने बनाया था उसका नाम था यूरिया। पहला जो कार्बनिक यौगिक बना उसका नाम क्या आया? यूरिया। कौन बनाया? बोहलर। तो जब बोहलर ने पहला कार्बनिक यौगिक को बना दिया, इनको बिलीव ही नहीं हुआ है, बर्जीलियस साहब को मानवे नहीं कि नहीं ये कैसे होगा, फिर बना के दिखा दिया। वो गलत फहमी से बना था, वो कोई समझदारी बुतरू था, अब बन गया, ऐसा बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी अच्छा काम हो जाता है, ऐसा होता है जीवन में। तो नहीं चाहते हुए बेचारा वो नहीं जानता था, लेकिन उसको हिट किया और बन गया एक यौगिक। उसका नाम क्या दिया गया? यूरिया हुआ। उसका नाम क्या हुआ? कार्बामाइड भी उसको कहते हैं या यूरिया कहते हैं। अब क्या हुआ? यूरिया बन गया। बर्जीलियस साहब को फिर दिखाया गया तो बोले हाँ ये तो है कार्बनिक यौगिक। अब तो यहीं से जीवन शक्ति का क्या हो गया? सिद्धांत का अंत हो गया। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत कौन किया? कौन अंत किया? बोहलर। अरे बोहलर है ना, ये जो बोले थे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण इंसानों के अंदर इंसान या सजीवों में होता है, और वो भी किसके द्वारा होता है? अदृश्य शक्ति के द्वारा, हमने भगवान के द्वारा होता है। और उसी सिद्धांत का नाम क्या दिया गया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया गया था। ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1815 में। कौन दिया था? बर्जीलियस। कौन दिया था? बर्जीलियस दिए थे। तो पूछेगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया? 1815 ईस्वी में। पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे? तो बर्जीलियस है ना, क्या नाम था? बर्जीलियस है ना, क्या नाम था? बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। ये व्यक्ति बोले थे कि जो कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होगा ना उस सजीव में होगा। सजीव में कैसा होगा? जो भगवान के द्वारा बनेगा, कोई आदमी इसको बना नहीं सकता है। और उसी सिद्धांत का नाम क्या दिया गया? जीवन शक्ति का सिद्धांत है ना। तो लिखिएगा ये 1815 में दिया गया था, बर्जीलियस ने दिया था। अब सिद्धांत क्या था भाई? लिखिएगा सिद्धांत क्या था? तो लिखिएगा बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीवों में होता है। बर्जीलियस के कथन अनुसार या बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीवों में होता है, है ना। बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीवों में होता है। सजीवों में जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है ये अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है ना। लिखे बर्जीलियस साहब थे, है ना। तो बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसमें होता है बाबू? सजीवों में होता है। उसके अंदर जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है वो अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। उसी को क्या कहा गया? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया। लिखे, उसी को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, है ना। लेकिन जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत कौन किया था? बोहलर। कौन अंत किया था? बोहलर, है ना। बोहलर नामक एक इसी का स्टूडेंट था। बर्जीलियस का ही क्या था? एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, है ना। बर्जीलियस का ही एक स्टूडेंट था, उसका नाम क्या था? बोहलर। यही क्या किया था? जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत किया था, है ना। लिखे, सिद्धांत क्या था? बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीवों में होता है ना। कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीवों में होता है। कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है वो अदृश्य
अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। इसे ही जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, है न। अब पूछेगा हमसे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस दिया था। कब दिया था? 1815 ईस्वी में। अब देखिए इसी का एक स्टूडेंट हुआ, उसका नाम क्या था? बोहलर। उसका नाम क्या था? बोहलर था। तो यहाँ से जब ये कार्बनिक यौगिक बनाया, कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक बनाया अमोनियम साइनेट को गर्म करके। अमोनियम साइनेट को क्या किया? गर्म किया। तो कौन बनाया? यूरिया। कौन बनाया बाबू? यूरिया बनाया। कौन बनाया? यूरिया। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर कौन मिला? यूरिया मिला, है न। तो यूरिया को जब गर्म किया तो ये था अकार्बनिक। ये क्या था? अकार्बनिक यौगिक। ये कैसा था? अकार्बनिक यौगिक था बाबू, अकार्बनिक यौगिक था। ये कौन बन गया? कार्बनिक यौगिक बन गया। ये कार्बनिक यौगिक बन गया। तो पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना? यूरिया। कौन बना बाबू? पूरे पृथ्वी पर पहला कार्बनिक यौगिक बना तो उसका नाम क्या था? यूरिया था। कौन बनाया था? बोहलर। कौन बनाया था? बोहलर बनाया था। तो जैसे ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ ना, इसका सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया, है न। तो लिखेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत बोहलर ने किया। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत बोहलर ने किया, है न। जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत बोहलर ने किया। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत बोहलर ने किया था, है न। जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत कौन किया बाबू? बोहलर ने किया। अमोनियम साइनेट क्या था बाबू? NH4CnO। इसी को क्या किया? हिट किया। तो क्या बनाया? है न। इसी को हिट किया तो बनाया HCnO या CnO ऐसे भी लिख सकते हैं। अमोनियम साइनेट O N लिख दीजिए, देख लेते हैं एक बार, है न। चलिए है न, इसको ऐसे दे दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, N कर दीजिए, H इधर, H इधर, ये हो गया यूरिया हो गया। इसका नाम क्या है? यूरिया। कार्बनिक यौगिक है ना। देखिए अमोनियम साइनेट को क्या किया? गर्म किया, है ना। अमोनियम साइनेट को क्या किया? गर्म किया तो कौन मिल गया? यूरिया मिल गया। अब देखिए पहला कार्बनिक यौगिक पूछेगा, पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण कौन किया? बोहलर। पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण कौन किया? बोहलर। पूछेगा पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण, पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। अब पूछेगा पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ? तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर एक यौगिक मिला, जिसे हम यूरिया कहते हैं। यही क्या है? पहला कार्बनिक यौगिक का पहला कार्बनिक यौगिक है न। चलिए इतना तक है तो आप पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत है न। यहाँ से पूछेगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस साहब दिए थे। कब दिए थे? 1815 ईस्वी में दिए थे। पूछेगा बर्जीलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? ही बोलिएगा, कहिएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीवों में होता है। सजीवों में जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है वो अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है या भगवान के द्वारा होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत कौन किया? बोहलर ने किया। कैसे अंत किया? तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके कौन बनाया था? यूरिया का जब निर्माण हुआ तो कैसा था? पहला कार्बनिक यौगिक ना, पहला कार्बनिक यौगिक था। उसके साथ ही क्या हो गया? इसका जीवन शक्ति का सिद्धांत खत्म हो गया, है ना। इसका एंड हो गया था। चलिए अब देखिए, अब आप
हम तत्व और इसके यौगिक में धातु अधातु पढ़ा रहे थे वहाँ पर, तीसरा चैप्टर रहे था ना। धातु अधातु में हम आपको बहुत चीज़ इससे जुड़े हुए पढ़ाए हैं। रासायनिक बंधन, वहाँ पर हम बंधन के प्रकार पढ़ाए हैं, 2 प्रकार के रासायनिक बंधन हम वहाँ पर पढ़ाए हैं। रासायनिक बंधन हम आपको पढ़ाए हैं ना। रासायनिक बंधन हम क्या किए आपको पढ़ाए हैं। कोई भी परमाणुजित बंधन के साथ बंधे रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। वहाँ पर हमने क्या किया, इसको पढ़ाया है। तो हम रासायनिक बंधन 2 प्रकार के आपको पढ़ाए हैं। पहला था आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, इसका ही एक नाम और था वैद्युत सहसंयोजक बंधन था नाम। इसका एक नाम और था वैद्युत सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन है ना। और दूसरा था सहसंयोजक बंधन, है ना। हम पढ़ाए थे। ये बनता था धातु और अधातु के बीच में, धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। ये सब पढ़ा चुके हैं बाबू, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। कोई कहिएगा कि नहीं पढ़ाएं, तो पहले ही हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं धातु अधातु। और सहसंयोजक बंधन अधातु अधातु के बीच में बनता था, अधातु और अधातु के बीच में, अधातु और अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन होता है। ये सब पहले आ चुका है, आया कि नहीं आया है। हम बताए थे कि देखिए आपका सोडियम है, सोडियम कैसा है, धातु है। सोडियम के वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और जिसके वायतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे उसे धातु कहते हैं, है ना। तो इसके वायतम कक्षा में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन था। और ये क्लोरीन है, इसके भी वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके भी वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, है ना। है ये दोनों मिलके अपना क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, है ना। तो शेयरिंग करेगा तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो ये करेगा तो कथी बना NaCl। ये सब पढ़ाए हैं। अब पूछेगा यहाँ पर NaCl में कौन सा बंधन है, कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन है, पहचान लेना है। आयोग हम बताए थे O2 को बताए थे वहाँ पर, N3 का N2 का बताए थे। एकल बंधन, अब सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के पढ़ाए थे, एकल बंधन, द्वि बंधन और ट्रिपल बंधन पढ़ाए थे। तो वहाँ पर पहले हम पढ़ा चुके हैं, है ना। थोड़ा सा रिवीजन खाली करवा दिए कि कौन क्या होता है ना। देखिए ऑक्सीजन के वायतम कक्षा में ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, तो 2 और 6, तो वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसको चाहिए 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अपना आगे बढ़ाएगा, ये दोनों आगे बढ़ाएगा, ये दोनों बनाएगा। ये हो गया O2। ये कौन सा बंधन हो गया, ये लगेगा कि ई इसमें है, ये लगेगा कि ई इसमें है, अब खौच बना लिया, ये इसमें है, ये खौच बना लिया, O2 बना लिया। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए बंधन, है ना। तो रासायनिक बंधन कहानी क्या हो गया, खत्म। रासायनिक बंधन पहले हम पढ़ाए हैं, है ना। ये चल थोड़ा सा दिखा दिए कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है। कोई भी परमाणु जिस बंधन के साथ बंधे रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। और अधातु के बीच में जो बंधन होता है वो सहसंयोजक बंधन। कोई कहेगा अच्छा धातु में कोई बंधन नहीं बनता है ना। ये सब पहले आ चुका है धातु अधातु में, है ना। इसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। जितना वहाँ पर पढ़ा है उतना ही यहाँ पढ़ना था। ये चलते इसको क्या किए, शॉर्ट में निकाल दिए, है ना। इसको शॉर्ट में निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, है ना।
देखिए और पढ़ाएं है ना। चलिए आइए अब अब पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप। हेडिंग डालेगा कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप। देखिए अब आइए कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। देखिए कार्बन के 3 अपर रूप हैं बाबू, है ना। पूछेगा कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं? 3। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरीन, फुलेरीन है ना, तीसरा फुलेरीन है ना बाबू। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। देखिए अब हीरा जो है, अब पूछेगा कार्बन के कितने अपर, क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया, कार्बन के कितने अपर रूप हैं? तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरीन। अब देखिए पहला हेडिंग डालना है हीरा, पहला हेडिंग डालना है हीरा। हीरा जो होता है बाबू है ना, हीरा जो होता है, देखिए हीरा का जो फिगर है इस टाइप का होता है। देखिए ये इस टाइप का, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर यहाँ से देखिए 3। ये जो होता है एक कार्बन परमाणु जो होता है 3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। कितना कार्बन के साथ जुड़े होते हैं? 3 कार्बन के साथ। देखिए फिर यहाँ से निकलेगा 3 गो, ये फिर यहाँ भी निकलेगा, देखिए 3 गो, ये फिर यहाँ भी देखिए निकलेगा 3 गो, ये। तो इस तरीके से आपके किताब में फिगर दिया होगा है ना, इस तरीके से, इस तरीके से 3 गो निकलते रहता है ना, इस तरीके से है ना, इस तरीके से 3 गो निकलते रहता है। ठीक है, इस तरीके से है ना, खाली फिगर देखना है। इस तरीके से ये निकलते रहता है। कार्बन का जो एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु 3 अन्य परमाणु के साथ क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो लिखिएगा ये एक अपर रूप है, ये कार्बन का अपर रूप है, ये कार्बन का एक अपर रूप है, ये कार्बन का एक अपर रूप है। पहला पॉइंट, ये कार्बन का एक अपर रूप है। ये कार्बन के एक परमाणु 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। ये कार्बन का एक परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणु से घिरा रहता है ना। ये कार्बन का लिखे, ये कार्बन का अपर रूप है, लिखे। ये एक कार्बन परमाणु प्रत्येक 4 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है ना। 4 गो, 1 2 3 4, हाँ 4 गो लिखे। ये कार्बन का एक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा रहता है। ये आपस में कौन सा बंधन बनाता है? अब कार्बन कार्बन कैसा है? अधातु अधातु, अधातु ना, कार्बन कैसा है? अधातु। तो अधातु अधातु के बीच में कौन सा बंधन? सह संयोजक बंधन, अभी बताए थे। तो लिखेगा ये सह संयोजक बंधन का निर्माण करता है, यह सह संयोजक बंधन के साथ निर्माण करता है। यह सह संयोजन, ये आपस में सह संयोजन बंधन के साथ बंधे हुए रहते हैं। ये आपस में सह संयोजन बंधन के साथ बंधे हुए रहते हैं। लिखे, इसका फिगर देखिए इसी टाइप का होता है ना, लिखे। अच्छा, इसका जो आकृति है कैसा है? देखिए तो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो लिखेगा इसकी आकृति त्रिबिंबीय होती है, इसकी आकृति, इसकी संरचना त्रिबिंबीय होती है, इसकी आकृति त्रिबिंबीय होती है। इसलिए हीरा काफ़ी कठोर होता है ना। त्रिबिंबीय आकृति के कारण ये हीरा क्या होता है? काफ़ी कठोर होता है ना। इसकी आकृति त्रिबिंबीय होती है, इसलिए हीरा क्या होता है? काफ़ी कठोर होता है। देखिए हीरा में क्या लिखा है? ये कार्बन का एक अपर रूप है। ये कार्बन के एक परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणु के साथ क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं। ये आपस में कैसा बंधन बनाते हैं? सह संयोजक बंधन बनाते हैं। ये इसकी आकृति कैसा है?
त्रिविमीय आकृति है ना, इसलिए ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसकी आकृति ये जैसा, ये है इसका आकृति है ना। आकृति पार सकते हैं तो पार लीजिए। चलिए, ये इसकी आकृति है। कार्बन का कहानी क्या हो गया, हीरा का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा ग्रेफाइट है ना, दूसरा आते हैं ग्रेफाइट। चलिए, दूसरा आते हैं ग्रेफाइट। देखिए है ना, दूसरा ये ग्रेफाइट। अब देखिए दूसरा है ग्रेफाइट। ये भी क्या है बाबू, कार्बन का एक अपर रूप है। ये भी क्या है, कार्बन का एक, लिखिएगा पहला पॉइंट, दूसरा में लिखिएगा पहला पॉइंट। ये कार्बन का एक अपर रूप है, ये कार्बन का एक अपर रूप है, लिखे, ये कार्बन का एक अपर रूप है ना। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है ना। लिखिएगा, इसमें एक कार्बन परमाणु, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ घेरा रहता है। इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणु के साथ घेरा रहता है ना। इस टाइप का बाबू देखिए, तो देखिए ये है, मान लिया जाए एक ऊपर, एक इधर मान लीजिए, फिर देखिए एक यहाँ कार्बन आ गया इस तरीके से, फिर ये चलेगा, एगो तो ऊपर हो गया ना, इस तरीके से बॉक्स बनाते चलता है। मान लीजिए कि ये हो गया कार्बन का 4 बॉन्ड है ना, तो एक यहाँ ले लीजिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है ना। मान के चलिए कि ये है, इस तरीके से इसका बनते रहता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी एगो बनेगा, एगो है ना, फिर यहाँ पर भी बनेगा, फिर इस तरीके से बॉक्स जैसा ऐसे बनते चलता है ना, ऐसे बॉक्स जैसा बनते चलता है ना, इस तरीके से बॉक्स जैसा फिर ही बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर एगो लटकेगा, फिर यहाँ पर एगो लटकेगा, फिर यहाँ पर एगो लटकेगा, फिर यहाँ पर एगो लटकेगा, इस तरीके से देखिए, फिर एगो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स जैसा बनते चलता है ना। तो ये होगा, ये है ग्रेफाइट। इसमें क्या है देखिए आप, इसमें क्या है देखिए, माने जाए एक को यहाँ पर दे दिए, ऐसे बनाते हैं, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, तो एक ये कार्बन लटक गया, एक कार्बन। देखिए तो एक कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1, 3 बॉन्ड है ना। तो इसमें एक कार्बन के बातम का कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो फिर रह गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम फन आए हैं, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया यहाँ पर। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर यहाँ साथ एगो, फिर यहाँ पर मन किया तो 3 गो, फिर यहाँ पर एगो मन किया, फिर एगो यहाँ, फिर एगो यहाँ। तो ये देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हर जगह फ्री है। और जब अच्छा विद्युत धारा में कुछ घूमता था, इलेक्ट्रॉन ही तो चक्कर लगाता था ना, इलेक्ट्रॉन ही घूमता था। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही करंट प्रवाह कीजिएगा तो इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो हम लिखाए थे धातु अधातु में अंतर में, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लिखाए थे। तो इसमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस चलते इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा। यही चलते विद्युत धारा प्रवाह होता था कि ये जो होता है, कार्बन का एक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ तो छोड़ा रहता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन के बातम का हम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 3 के साथ बॉन्ड बना रहा था। एगो खाली है ना, एगो खाली रहने के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। तो लिखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित
हो जाती है। लिखे, हो गया। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है ये ग्रेफाइट का अपर रूप है। ये ग्रेफाइट एक ग्रेफाइट के एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ घिरे रहते हैं, है ना। इसमें ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लिखे। अच्छा, इसका फिगर कैसे है, इसकी आकृति क्या है? लिखेगा, इसकी आकृति षष्ठ आकृति होती है। इसकी आकृति षष्ठ कोणीय आकृति होती है ना। षष्ठ कोणीय, इसकी आकृति कैसा होता है बाबू? षष्ठ कोणीय आकृति होती है। लिखे, इसकी आकृति षष्ठ कोणीय आकृति होती है। इसका फिगर कैसा होता है? षष्ठ कोणीय। हीरा का कैसा था? थ्रिविमीय था ना। इसका षष्ठ कोणीय, हीरा का क्या है? थ्रिविमीय, है ना। अब लिखिएगा तीसरा, फुलेरिन। फुलेरिन फुटबॉल देखें, फुटबॉल जैसा होता है ये, है ना। फुलेरिन फुटबॉल जैसा होता है। इसका जो फुलेरिन का जो सूत्र होता है C60, एक कार्बन परमाणु 60 अन्य परमाणु के साथ बंधे रहते हैं, है ना। एक कार्बन परमाणु कितने परमाणु के साथ? 60 अधिक साथ जुड़े रहते हैं। लिखिएगा, ये कार्बन का एक अपर रूप है, ये कार्बन का एक अपर रूप है, ये कार्बन का एक अपर रूप है ना, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु एक साथ जुड़कर बंधे रहते हैं। जिसमें कार्बन के 60 परमाणु एक साथ, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु जुड़कर एक फुटबॉल की तरह संरचना का निर्माण करता है। जिसमें कार्बन के 60 परमाणु एक साथ जुड़कर फुटबॉल की संरचना का निर्माण करते हैं, है ना। जिसमें कार्बन के 60 परमाणु एक साथ जुड़कर एक फुटबॉल की तरह संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे फुलेरिन या बक्की बॉल, है ना। जैसे फुलेरिन या बक्की बॉल कहते हैं। लिखे, चलिए, है ना। ये आपका तीनों क्या हो गया? खत्म। अब पूछेगा, फुलेरिन का सूत्र पूछता है कितना? C60। फुलेरिन का सूत्र क्या है? C60। आपका कार्बन का अपरूप क्या हो गया? खत्म। आगे कल पढ़ेंगे, है ना। आगे कल पढ़ेंगे। और दिक्कत इसमें, है ना, ये क्या है? तीनों क्या है? कार्बन का अपरूप है। ये एक कार्बन 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं, 4 अन्य परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। और ग्रेफाइट एक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। और ये 60, है ना। एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा रहता है? 60 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। इसकी आकृति कैसा होता है? फुटबॉल के समान। कैसा होता है? फुटबॉल के समान जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे बक्की बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्की बॉल कहते हैं। आपका कार्बन का अपरूप क्या हो गया है? खत्म हो गया है। आगे कल पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें और खूब शेयर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।